हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करते हैं। कंप्लीट चैप्टर, इससे पहले हमने कई सारे वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के बनाए। अगर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आप उन वीडियोस के साथ जा सकते हैं और आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो हम जानते हैं कि आज के इस युग में इलेक्ट्रिसिटी के बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेड अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू अस। बट सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये बात एक्सप्लेन करना होगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी कि चार्ज के बिहाफ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो दो कैटेगरी क्या होंगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट electricity. Static and current. Static electricity means the charged particle are transferred from one body to another body. Suppose ये one body है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये another ऑब्जेक्ट है, another body या another ऑब्जेक्ट, जहां चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर कौन हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। जहां चार्ज पार्टिकल आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, that is called static electricity. For example, if two objects या two bodies, two objects, ऑब्जेक्ट भी कौन से? इंसुलेटर्स। ये बात ध्यान रखना है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं टुगेदर, if two objects rub together they acquire equal and opposite charges. इन दोनों पे चार्ज कैसा होगा? सपोज इस पे चार्ज क्या है? प्लस क्यू, और इस पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू। दोनों पे चार्ज कैसा होगा? सेम, इक्वल एंड अपोजिट। वन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, अनदर एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सपोज चार्ज का वैल्यू क्या है? सपोज एक ने चार्ज एक्वायर कितना किया? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, अदर कितना करेगा? माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि दे एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं, रब प्लास्टिक ऑन हेड। और हम सबने बचपन में किया भी है। अगर आपने प्लास्टिक लिया और अपने सिर में रब किया, या कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब को आप रब करते हैं, दे अट्रैक्ट द पेपर पीसेस। देखा होगा, वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और एक बेस्ट एग्जांपल, वो भी आपने सब उसका देखा होगा, अनुभव किया होगा। लाइटनिंग इज ए पावरफुल एंड डेंजरस एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरे में, वो ज्यादा कौन सा होगा? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरेटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। सपोज ये कोई आपका मेटेलिक वायर है और मेटेलिक चार्ज में कौन? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आपके, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। ये बात ध्यान रखना है। यानी कि चार्ज इज फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर। ये क्या है आपका? कोई मेटेलिक वायर है, और मेटेलिक वायर ही कंडक्टर होता है हमारा। और यानी कि अगर आप जाने तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। आपने पढ़ा होगा सिल्वर क्या है? Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। यानी कि ये बात
हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि करंट और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड करंट जनरेटेड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। अभी हमें एक्सप्लेन करना है कि चार्ज क्या है। ये तो आपने याद कर लिया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज। चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में। नाउ वी डिफाइन द चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फंडामेंटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स because of which they exert electric force on one another। तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसका? मटेरियल पार्टिकल का। फंडामेंटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि जितने भी हमारे मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो किससे मिलके बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। ये मटेरियल पार्टिकल जनरली किससे मिलके बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नेगेटिव होगा, अभी लिखा है हमने 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। प्रोटॉन पॉजिटिवली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी आप यह भी कहेंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? अभी हमने कहा कि हमारे मटेरियल पार्टिकल किससे मिलकर बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -1.6 10⁻⁻19। तो एसआई यूनिट क्या है? चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कूलॉम, डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या है चार्ज का? कूलॉम हो गया। अभी हमने ये कहा कि मटेरियल पार्टिकल तीन से मिलकर बने, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने ये सवाल क्यों कहा है कि हमने मटेरियल को भी क्यों एक्सप्लेन किया था? इसलिए कि नॉर्मली अ बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली अ बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जनरली क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ, इसके अंदर क्या है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? दोनों सेम हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर देखो, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, चार्ज भी दोनों का सेम है। तो दैट्स व्हाई बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बॉडी कैसे है हमारा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के हो सकते हैं? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। वो टू टाइप्स कौन से हो सकते हैं? एक आपका होगा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जनरली ये बात ध्यान रखना कि हमारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं जनरली कैरीड बाय ए प्रोटॉन। इनको कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। एंड नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्दर रिपीट कर रहा हूं मैं, चार्ज कैरीड बाय ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड कैरीड बाय ए इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। अब बात सवाल आता है कि हमारा बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा और कब नेगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा।
अगर आप दो बॉडीज को रब करते हैं, और अभी हमने कहा था अगर इंसुलेटर को रब करें तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बात ध्यान रखना है। अब मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं पड़ेगा कभी आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करता हूं मैं आपसे। इफ टू बॉडीज को रब टुगेदर, अगर एक बॉडी, दोनों बॉडी को रब किया जाए तो दो बातें होंगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। रब करने में से जो ट्रांसफर कौन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब मेरे बात ध्यान से देखिएगा, अगर हमने दो बॉडी ली, एक दिस बॉडी और एक ये बॉडी, इन दोनों को रब किया, तो इस बॉडी ने क्या किया, और अभी हमने कहा बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी हमने क्या कहा था, बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी हमने कहा क्योंकि बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन दीज टू बॉडी, यानी दिस इज ए और दिस इज बी, व्हेन ए एंड बी आर रब टुगेदर, तो ए विल एक्वायर, आपने कहा सर ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अभी हमने कहा बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ए बॉडी में अब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। अब प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दैट्स वाई इफ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। तो अब बॉडी ए कैसी है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी ए, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, अभी तक बॉडी में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन क्या एक्वायर करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, तो बॉडी ओवरऑल क्या होगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। तो बॉडी ए क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और बॉडी बी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। ये बात ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है बात जो मैं कह रहा हूं। इफ नेगेटिवली चार्ज यानी का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। ये भी बात आपको याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरा बात, एक और बात इसके साथ याद रखना कि हमारे जो पॉजिटिव चार्ज, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कौन एक्वायर करता है। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, हमारा ग्लास रॉड है, वुलन क्लोथ्स है, वुलन कारपेट है। ये बात ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा, ग्लास रॉड, वुलन क्लोथ्स, वुलन कारपेट, ये सब क्या एक्वायर करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक, फिर सिल्क रॉड है, एबोनाइट रॉड है, रबर है, एम्बर, सब क्या एक्वायर करेंगे, ये सब नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। प्लास्टिक मटेरियल, सिल्क रॉड, रबर, ये सब क्या एक्वायर करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट एक पॉइंट और मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना कि हमारे जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब पॉजिटिव, ये बॉडी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये भी इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव एंड अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉइंट भी आप याद रखना होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसको बहुत फास्ट नोट कीजिए पहले आप। नाउ वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने अपनी एक्सप्लेन कर भी दिया है कि लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। अभी हमने क्या कहा था, लाइक चार्जेस
लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, ना तो इन्हें क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन इन्हें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी कैसा है, क्वांटाइज्ड है। अब कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या है क्वांटाइज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस Q इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, N इंटू ई होगा, जहां N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्वांटाइज्ड मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली इन इंटीग्रल नंबर, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो किसके फॉर्म होगा, 1 2 3 4, इस फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, यानी कि 1/2 3/4 इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, उसे कहते हैं हम क्वांटाइज, मींस इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं होगा कि 1/2 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। टोटल चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वांटाइज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली इन इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी है 1 कूलम चार्ज, अगर इफ अ बॉडी है 1 कूलम चार्ज, अगर बॉडी के पास कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस बॉडी के अंदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी। तो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू N इंटू ई, चार्ज कितना है 1 कूलम, N फाइंड आउट करना है, E कितना होगा 1.6 अप्रॉक्स ले लीजिए इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से तो कूलम कैंसिल हो गया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, N कैलकुलेट करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो आप क्या सोच सकते हैं, इसको लेके जाइए, क्या होगा 10 पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, 10 पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6। 10 को आप 1.6 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 100/16, 100 को डिवाइड कीजिए आप 16 से, कितना होगा 96, 4 8 6.25, वैल्यू क्या होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार अक्सर आ जाता है। बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इफ बॉडी एक्वायरिंग 1 कूलम चार्ज, कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट I denoted by symbol I. Electric current is the rate of flow of electric charge in a conductor. कंडक्टर मेटेलिक वायर, कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो वही हमने क्या कहा आपसे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट डिनोट किससे किया हमने, I से, तो I का वैल्यू क्या होगा Q/T। ऐसा यूनिट वेयर Q क्या है, चार्ज, और T टाइम सेकंड में, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलोम अपॉन सेकंड, इसे आप कूलोम पर सेकंड और एम्पियर डिनोट किससे कर सकते हैं आप, कैपिटल A से डिनोट करते हैं।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। अदर स्मॉल यूनिट्स, एक हमारा हो जाएगा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 10 पावर -3 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर 10 पावर -6 एम्पियर। हाउ वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं? मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एमीटर, जिसको सिंबल है हमारा ये सिंबल ऑफ एमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एक और बात ध्यान रखना है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। और ये बात भी ध्यान रखना कि हमारा जो आइडियल एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है अप्रॉक्स 0 होता है। अभी मैंने क्या कहा था कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे? मेरे साथ देखिएगा, ये सपोज कोई बल्ब लगा रखा है आपने सर्किट में, तो हमें सीरीज में लगाना होगा। तो सीरीज में हमने क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये की है, ये सेल या बैटरी है हमारा, हमने कैसे लगाया? पैरेलल। हम कैसे लगाए? पैरेलल में नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन। एमीटर कैसे कनेक्ट किया है हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। ये बच्चों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं मान लिया गया? उसके अपोजिट ही क्यों गए? इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम when the concept of electricity was first observed. So the direction of flow of positive charge considered as the direction of current. Conventionally, in a current is taken as positive to negative फ्लो हो रहा है। यानी कि ऐसी धारणा या कहते हैं ना, ऐसी परंपरा बनी फिर कि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही फ्लो कर रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट मैं डिफाइन करता हूं आपके साथ अभी कि हमारा 1 एम्पियर क्या होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आपके साथ याद होगा, I = Q/T। अगर आपका चार्ज 1 कूलोम है और टाइम 1 सेकेंड है तो I क्या होगा? 1 कूलोम/1 सेकेंड = 1 एम्पियर। तो हमने क्या डिफाइन किया? 1 एम्पियर डिफाइन हुआ नहीं हुआ? तो 1 एम्पियर इज द करंट। 1 एम्पियर क्या है? करंट है पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में पास हो रहा है। कब? when 1 कूलोम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुनेगा मेरे साथ ध्यान से। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब बना? जब चार्ज कितना है आपका? 1 कूलोम में और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। यानी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है? 1 कूलोम। 1 कूलोम का चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो हो जाए वो क्या होगा? दैट इज 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर इज द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलोम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा I = Q/T। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट? मेरे साथ इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, I = Q/T। और हमने अभी पढ़ा था Q क्या था आपका? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्या था आपका? N × E/T। तो इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिला। तो फॉर्मूला क्या लिखा आपने? I = N × E/T। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन = N × E/T। पूछ लेता है कई बार एग्जाम में।
एक और पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट आई की हम जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट आई या कोई भी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर आप कहेंगे यहां तो सर करंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ? मन में सवाल तो आता है ना। तो इसका आंसर भी ये है, इट इज रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? बिकॉज करंट फ्लोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आप आगे चल के क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, तब इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सब इतना याद रखिएगा, करंट फ्लोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, नॉट the laws of vector addition, तो that's why electric current is a scalar quantity। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये भी पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर कैसे फ्लो होता है, इसको भी मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। ये सपोज आपका कोई मेटेलिक वायर है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब इस वायर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया गया, व्हेन दिस मेटलिक वायर या कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या मूव कर रहे हैं? रैंडमली। देखा ना, इलेक्ट्रॉन ये अपवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये बैकवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। ड्यू टू द रैंडम मोशन, ये बात ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है, and hence there is no current in the circuit। ये बात ध्यान रखना, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन रेगुलर एक डायरेक्शन में कब फ्लो करेंगे? व्हेन दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए सेल और बैटरी, तब हमारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को फ्लो कर जाएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है नेगेटिव टर्मिनल पे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अभी हम आपके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, और दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ में आएगा भी आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट against electrostatic force is called electric potential, और potential कह सकते हैं आप सिंपली उसे। समझ में आएगा? मेरे साथ देखिएगा, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और यहां प्लस के Q चार्ज है, यानी कि जो Q चार्ज है आपका B से कहां? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। B जो पॉइंट है आपका, B एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम Q, यानी कि Q चार्ज से B पॉइंट कहां है आपका? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। सो देयरफॉर फोर्स ऑन Q, देयरफॉर फोर्स ऑन Q ड्यू टू B क्या होगा? बोला क्या होगा? जीरो, विल बी जीरो। अगर Q चार्ज B से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जो B, द फोर्स ऑन Q ड्यू टू B क्या होगा? जीरो फोर्स होगा। नाउ वी वांट टू मूव Q फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पॉइंट A, वी विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क। अगर हम ये चाहते हैं कि Q चार्ज को कहां पर लाया जाए? B चार्ज पे अगर लाया जाए, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, और वो काम ही क्या होगा? वही पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन Q।
डिनोट किससे करेंगे? V से। V इक्वल टू W/Q। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, अगर हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जो काम कर रहे हैं आप इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? W/Q। अब वो भी समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी सेम होगा। अब हमें क्या करना है, सपोज अगेन देखिए, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं रेड कलर से। मैंने क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सपोज Q इज मूव फ्रॉम A टू B। अब मान लीजिए Q A पॉइंट पे है और मुझे A से B पे लेके जाना है, देयर विल बी सम वर्क डन बाय अस। वो क्या हो जाएगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस VAB क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा? W/Q होगा। समझ में आया? उम्मीद है। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सिंपली पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगेन देखिएगा, टू पॉइंट्स, an electric circuit is defined as work done in moving a unit positive charge from one point to another point। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम हो रहा है, जो वर्क डन है, वो क्या है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल कहलाएगा वो। दोनों का फॉर्मूला सेम है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB W/Q, एंड पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। दोनों का यूनिट सेम है और सारा डेफिनेशन बिल्कुल सब सेम होगा। अब आप देखिएगा यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा। SI यूनिट की बात कर लेते हैं पहले, दोनों का सेम होगा। वर्क का यूनिट जूल/कूलॉम, तो क्या कहेंगे आप? जूल पर कूलॉम, ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल V, आफ्टर द साइंटिस्ट नेम एलेजेंड्रो वोल्टा, ऑनर ऑफ एलेजेंड्रो वोल्टा, उसके रिस्पेक्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और अभी हमने कहा था कि करंट भी क्या था? इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी डिफाइन द 1 वोल्ट क्या होगा। 1 वोल्ट देखिएगा, अभी हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है V इक्वल टू W/Q। अगर आप कहते हैं हमारा वर्क होता है 1 जूल इन्फिनिटी से या 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट लाने में, और चार्ज कितना है आपका? 1 कूलॉम, तो V क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो आप 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इफ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ये आपका पोटेंशियल के टर्म में होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कहना चाहें तो इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसे क्या कहेंगे आप? 1 जूल वर्क कहेंगे। तो हमारा 1 जूल होगा 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट का, या इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सवाल आता है, हाउ वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर्ड कैसे करेंगे? हाउ वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये V प्लस और माइनस। और एक और बात ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अक्रॉस द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। ये बात ध्यान रखना। देखिएगा, ये सपोज कोई रेजिस्टेंस है, इसका अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो कैसे हमने कनेक्ट किया है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये करंट फ्लो होगा I, और ये सर्किट है हमारा। कैसे मेजर किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वोल्ट मीटर हैज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट।
ये सर्किट से कम करंट ले, इसीलिए इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किसको? वोल्ट मीटर को। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये पॉइंट नोट करना होगा आपको अच्छे से। क्वांटिटी कैसा है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ओम्स लॉ से पहले अब एक छोटा सा सवाल, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। हमें कंटिन्यूअस फ्लो कैसे मिलेगा करंट का सर्किट में? उसका बेस्ट आंसर होगा मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर by connecting two ends of a conductor between the terminal of a cell or battery। तो हमें continuous flow of current मिलेगा। उसका आंसर क्या है? maintain a potential difference, यानी कि हमें potential difference को maintain करना पड़ेगा। और वो potential difference कैसे maintain करना पड़ेगा? जो हमारा कंडक्टर है उसके वायर को किससे कनेक्ट कर दें आप? सेल और बैटरी के साथ कनेक्ट करने से हमें continuous flow of current मिलता रहेगा। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में हमने ये देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया ओम्स ने, तो क्या देखा? अगर किसी सर्किट में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आई भी जीरो मिला। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम किया तो करंट भी कम हो गया। भाई ओम्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो क्या होगा? आप सर्किट को कनेक्ट ही मत करो सेल और बैटरी के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया, तो करंट भी जीरो मिला। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम किया तो करंट भी कम हो गया। तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिला? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मिला? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends। वही हमारा ओम्स लॉ है। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम इसे? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अभी हमने क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। हमने कहा V प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आर आई, जहां R क्या है? एक कांस्टेंट है। दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस है। अब इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को आप लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V, और I में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन किसका है? आपका ये रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये आपका स्लोप भी होगा, स्लोप हमारा 1/r हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे साथ सुनिएगा ध्यान से। अभी मैं आपसे कह रहा था, बच्चों के मन में ये सवाल आता है, अभी मैं आपसे एक पॉइंट कह रहा था ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने ऐसा किया होता तो I प्रोपोर्शनल टू V होता, या फिर क्या कहते हैं आप, I इज इक्वल टू, बहुत से बच्चे RV कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके पीछे दो पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो करंट है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पर ही डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स V एज वेल एज R, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस। अगर आप V इज इक्वल टू RV करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट से क्या मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या मिलेगा बताइए? I इज इक्वल टू VR से आप कहेंगे V इज इक्वल टू I अपॉन R, तो आप कहेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसा होता ही नहीं है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हम इस तरीके से नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR लिख लेते हैं बहुत अच्छे से याद करने के लिए। क्या लिखते हैं हम? V इक्वल टू IR, यही ओम्स लॉ है, ना कि ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये ओम्स लॉ हो गया। फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, वेयर V पोटेंशियल डिफरेंस, I current flow in a circuit, and R resistance
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होगा। करंट का यूनिट आपको मालूम है एम्पेयर, और रेजिस्टेंस यूनिट अभी हम पढ़ाएंगे ओम, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल ओमेगा के साथ। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। अभी हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current I। यानी कि किसी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। और करंट मीन्स दैट इज, इसे आप इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से तो करंट फ्लो होगा। डिनोट किससे करते हैं आप, ई से। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट करना। रेजिस्टेंस मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई रुकावट पैदा कर रहा है कि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में। जब करंट आपका फ्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा कर रहा है, प्रतिरोध पैदा कर रहा है, वही क्या है, वही तो रेजिस्टेंस है। अब रोड पे तो आप रोड पे जा रहे हैं, हम कार से आप जा रहे हैं, तो बीच में सड़क में अगर गड्ढे हो रखे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे क्या करा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि रजिस्टिविटी क्या है। फिर रेजिस्टिविटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध या रुकावट। ये क्या था, प्रतिरोध या आप इसे रुकावट भी कह सकते थे, लेकिन प्रतिरोधकता में क्या कहेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, resistance of a conducting material which have specific dimensions। उसे क्या कहते हैं आप, रेजिस्टिविटी कहते हैं। which have specific dimensions, या विच हैविंग, अगर ग्रामेटिकल लिख रहे हैं तो आप विच हैविंग लिख सकते हैं, विच हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशंस। अगेन देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि कौन से फैक्टर्स पे हमारा ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के कम या ज़्यादा होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये बात जानते हैं, जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा, जितना, सपोज ये आपका वायर है कोई, ये क्या है, उसका लेंथ है, जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम या मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और जितने ज़्यादा टकराएंगे उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर या कंडक्ट, सॉरी सेकंड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकंड पॉइंट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर और कंडक्टर। ये देखिए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
दिस वन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये बात जानते हैं, जितना एरिया ज़्यादा चौड़ा होगा, आप रोड की बात करते हैं, तो आप सपोज आप किसी बहुत चौड़े रोड पर जाएंगे तो आसानी से आपकी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जब नैरो रोड से जाएंगे, पतले से जाएंगे, तो आप कार की स्पीड कम होगी क्योंकि रुकावट ज़्यादा पैदा होगी वहाँ पे। तो इसीलिए हमारा क्रॉस सेक्शनल क्या है, जितना ज़्यादा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कंडक्टर का, उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो इन दोनों में किसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो आसानी से फ्लो कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली। तो आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो अभी हमने ये फर्स्ट पॉइंट कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और किस पर डिपेंड करेगा, थर्ड पॉइंट डिपेंड करता है मेरे बच्चों, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट इस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि हमारा जो कंडक्टर किसका बना हुआ है। तो उसमें देखें हम, सिल्वर क्या है आपका, बेस्ट कंडक्टर है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर भी है, सिल्वर के बाद आपका कॉपर है एंड एल्यूमिनियम है। आयरन इज नॉट ए गुड कंडक्टर है आयरन, लेकिन गुड कंडक्टर नहीं है हमारा। अगर हम रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं तो अभी आपने कहा आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/A रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू, कंबाइन हमने किसे किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन किया, 1 और 2 दोनों को कंबाइन किया, 1 को और 2 को। तो क्या कहेंगे आप, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटा, एक कॉन्स्टेंट क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए। आर का है, आर क्या है आपका, रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है, रजिस्टिविटी, रो क्या है हमारा, रजिस्टिविटी है यहाँ पे। तो R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रजिस्टिविटी कहें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। तो R क्या है, रो इंटू एल अपॉन, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रखना। एंड व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले कह चुका है हमने, ओम, और रो क्या है, रजिस्टिविटी हमारा होगा। एक और बात ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। एक और फॉर्मूला शायद याद होगा, अभी मैंने कराया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या किया था, ओम्स लॉ में कहा था V इज इक्वल टू आई आर। तो R हमें क्या मिला, V अपॉन आई। R क्या था आपका, V अपॉन आई। तो हमारे पास रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और दूसरा है R इक्वल टू V अपॉन आई। और दोनों में यूनिट में हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। डिनोट किससे करते हैं, सिंबल ओमेगा के साथ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। रजिस्टिविटी वैसे तो अभी हमने एक्सप्लेन किया था। रजिस्टिविटी मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल having specific dimensions is called resistivity। और अगर हम अभी हमने डिस्कस भी किया था आपके साथ, याद होगा, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या था आपका, दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी रो की वैल्यू क्या होगी, R इंटू ए अपॉन एल। तो रजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो फिर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी होगा। इसको डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन देखिएगा इसका। सपोज हम कहते हैं ये वायर है कोई, इसका लेंथ 1 मीटर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है।
तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो आर कितना है हमारा, आर इंटू एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ क्या है 1 मीटर। उस कंडीशन में देयरफॉर आप देखिएगा रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाएगा। कब बन जाएगा, अगर आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर कितना है 1 मीटर स्क्वायर, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर, तो डेफिनेशन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर of unit length and unit cross sectional area is called resistivity। again देखिएगा, resistance offered by a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity। कुछ एक मैटर्स हैं जिनका रेजिस्टिविटी क्या होगा। सपोज हमने एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं कि हमने कहा सिल्वर है, फिर कॉपर है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनका रेजिस्टिविटी कितना होगा। सिल्वर 1.6, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कॉपर का 1.62 होगा, एल्यूमिनियम अप्रॉक्स हमारा 2.63, आयरन 10। ये तो बहुत बैड कंडक्टर है, आयरन इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड, इन सबका जो रेंज है वो कितना है 10 पावर -8, 10 पावर -8 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 पावर -8, सबका यूनिट क्या है, इन सबका यूनिट होगा ओम इंटू मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर, वो तो आप जानते हैं। और जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू लिखी है मैंने, दैट वैल्यूज एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब कहेंगे सर एलॉय का कितना होगा, ये रेंज याद रख सकते हैं, कभी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए कौन सा मैटर होगा। एलॉयज का जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है उसका जो रेंज है 44 से 100 की रेंज में होगा, और इनटू इनका भी रेंज वही रहेगा 10 टू दी पावर -8 यूनिट, इनका भी वही होगा ओम इंटू मीटर। एंड जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स, इनका जो रेजिस्टिविटी का रेंज होगा वो 10 पावर 12 टू 10 पावर 17 की रेंज में रहेगा। 10 पावर 12 टू 10 पावर 17 ओम इंटू मीटर की रेंज में रहेगा। अगर आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, अगर आपका रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो हमारा उनका जो कंडक्टिंग जो हो रहा है आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होगा। तो अभी आप यहाँ की बात करते हैं मेरे साथ, जो मैंने लिखा है, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम क्या देख रहे हैं, सिल्वर से लेके और इंसुलेटर तक आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा या रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज होगा। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो नहीं करेंगे। नो इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्लो इजीली, किस में फ्लो नहीं करेंगे, टॉप टू बॉटम वाले। सिल्वर में तो बहुत आसानी से फ्लो करेंगे, और सिल्वर क्या है हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस भी बहुत कम है, सिल्वर का 1.6 है और कॉपर 1.6 टू 10 पावर -8 है। तो अभी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स, देयर आर 2 कॉम्बिनेशन। वो 2 कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं, नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि रजिस्टर्स को किस तरीके से लगाया जा सकता है, या तो एक सीरीज के तरीके में एडजस्ट किया सकता है या उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सपोज देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2 और R3, R1, R2 एंड R3, R1, R2 and R3 connected in series combination, एमीटर की कनेक्ट किया। द पोटेंशियल डिफरेंस सबका हमने कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। There are 3 resistors R1, R2 and R3 connected in series combination and their potential difference are V1, V2 and V3 respectively.
तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमें बताता है कि V इक्वल टू आई आर, और करंट फ्लो क्या हो रहा है सर्किट में, I करंट फ्लो हो रहा है। एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सेम करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर का डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। सो देयरफॉर V1 का वैल्यू क्या होगा, IR1, V2 का वैल्यू क्या होगा, IR2, और V3 क्या होगा, IR3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V अभी हमने क्या कहा, ओम्स लॉ से V क्या है, IR है, तो IR इक्वल टू V1 क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR इक्वल टू I आपने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी आप देखेंगे I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R का वैल्यू क्या होगा, I से I कैंसिल होगा तो R का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये बात आप देख पा रहे हैं, 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन देयर सम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, उनके सम के इक्वल होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 रजिस्टर हैं तो प्लस R4 हो जाएगा, इफ देयर आर 2 रजिस्टर्स तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो सेम इन ऑल रजिस्टर्स, सब रजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो होगा, बट उनका जो पोटेंशियल, लेकिन उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, हर रजिस्टर में अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें आपके साथ अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड इन, अब कैसे लगाए हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये R1 है, R2 एंड R3, एमीटर की कनेक्ट किया हमने इसको, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I, लेकिन इन केस ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ करंट क्या फ्लो होगा, I1, इसमें करंट क्या फ्लो होगा, I2, और यहाँ करंट क्या फ्लो होगा, I3। यानी कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, I1, I2, I3 करंट फ्लो होगा रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट जरूर याद रखना है, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको। लेकिन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, V रहेगा। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबका क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V सबका सेम रहेगा। अब लगा दीजिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो देयरफॉर I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R। तो सिमिलरली I1 का वैल्यू क्या होगा बताइए, V अपॉन R1 होगा। I2 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R2 होगा, और I3 क्या होगा, V अपॉन R3। जो टोटल करंट फ्लो रहा है सर्किट में I, इसका वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का वैल्यू क्या है, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन R आप इसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन R इंटू V लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे आपने V कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R, R क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उनके इंडिविजुअल सम के जो रेसिप्रोकल करेंगे उसके इक्वल होगा। लेकिन इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। अगेन मेरे बच्चों एक बात फिर मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूं, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन
करंट सेम फ्लो होगा ऑल रजिस्टर्स में, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, टोटल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है V सेम रहेगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में डिफरेंट होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रिकल पावर वैसे क्लास 9 में पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हमने पढ़ा था पावर P इक्वल टू W अपॉन T, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर इज द, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिकल पावर को P से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द W अपॉन T, वेयर W है इलेक्ट्रिकल वर्क डन है अपॉन टाइम टेकन। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? SI यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल, टाइम सेकेंड, और जूल पर सेकेंड is also known as what? WATT। डिनोट किससे करते हैं हम? कैपिटल W से डिनोट करेंगे वॉट। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वॉट। एंड बिगर यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट क्या होगा? किलोवाट। And 1 kilowatt equal to 1000 watt. Now we define the 1 watt. हमें 1 watt को define करना है। Define 1 watt. अभी हमने कहा P equal to W upon T. If work done 1 joule और time 1 second, तो P क्या होगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा? 1 वॉट। तो हमने क्या डिफाइन किया? द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। द पावर ऑफ 1 watt is, the power of 1 watt is क्या है? रेट ऑफ डूइंग कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 वॉट। तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या है इसका? वॉट। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर इफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस गिवन है? तो फर्स्ट हम याद कीजिए, हमने फॉर्मूला क्या याद किया? इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू W अपॉन T। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब सोचिए हमने वर्क डन कहाँ मिला था? आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन Q and potential difference denoted by V। तो therefore V इक्वल टू W अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W इक्वल टू V इंटू Q, यानी कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है। और आपको याद होगा बच्चों Q इक्वल टू I इंटू T। I क्या है? करंट, एंड T टाइम। पुट कर दीजिए फर्स्ट में।
सो देयरफॉर W का वैल्यू क्या होगा, V इंटू क्यू का वैल्यू क्या है, I इंटू टी। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू W का वैल्यू क्या है, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर P इक्वल टू वी आई, वेयर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजरमेंट करते हैं हम, वोल्ट में, और करंट किस में मेजरमेंट करेंगे, एम्पियर में। ये बात आप जानते होंगे, अगेन मैंने आपके साथ रिपीट किया, याद हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, अभी हमने डराइव किया P इक्वल टू वी आई। हम ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है, फ्रॉम द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो इन प्लेस ऑफ I हम क्या पुट करें, आई आर पुट कर देंगे। सो देयरफॉर आई आर इंटू आई, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वे I करंट है एंड R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। थर्ड वन, तो अभी हमने दो फॉर्मूले याद कर लिए पावर के, नंबर फर्स्ट वी आई एंड सेकेंड आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड वन अगेन देखिएगा P इक्वल टू वी आई। अभी हमने ओम्स लॉ से याद किया V इक्वल टू आई आर, यहाँ हमने V का वैल्यू पुट किया, अब I का वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर I का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन आर होगा, पुट कर दीजिए। तो V इंटू वी अपॉन आर, तो P का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, देयरफॉर ये होगा V स्क्वायर अपॉन आर। P का वैल्यू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। थोड़ा स्पेस कम है, मैं ऐसे लिखता हूँ, P इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू V इंटू आई इक्वल टू V अपॉन आर। सो देयरफॉर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले, फर्स्ट P इज इक्वल टू वी इंटू आई, नेक्स्ट आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड V स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा नहीं है कि हम जो थर्ड फॉर्मूला है, फर्स्ट जो हमने फर्स्ट लिखा था P इज इक्वल टू वी इंटू आई, इसी से डराइव कर सकते हैं, सेकंड से भी डराइव कर सकते हैं। मेरे साथ देखिएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इन प्लेस ऑफ आई क्या पुट करेंगे आप, V अपॉन आर पुट कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ आई क्या पुट किया, V अपॉन आर, तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तब P क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन आर, तब भी हमें यही फॉर्मूला मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के हमारे पास सब तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट तो हमने अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास तीन फॉर्मूले। फर्स्ट P इज इक्वल टू वी इंटू आई, नेक्स्ट आई स्क्वायर आर, और थर्ड इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रेजिस्टेंस। सबका यूनिट भी आपको मालूम है, अच्छे से नोट कीजिए और रिवाइज भी करो, याद भी करो अच्छे से इसे। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का काम क्या है, अगर हमारा हीटर है तो हीट होने का काम होगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है। अगर आपका सपोज मान लिया इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का वर्क क्या है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग। इलेक्ट्रिक फैन का काम क्या है, रोटेशन, वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, स्पीड से रोटेट हो रहा है। या आपका गीजर का काम क्या है, वो भी हीटिंग का वर्क, हीटिंग वर्क करेगा। माइक्रो बल्ब का काम क्या है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है हमारा। तो हमने वही लिखा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग है, रोटेशन है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब भी उसमें आ जाएगा। लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या है, देखिएगा, इलेक्ट्रिक नंबर 1, नंबर 2, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या काम क्या है, लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करना। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया।
तो अभी देखिएगा P इक्वल टू W कहें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं अपॉन T. T स्टैंड फॉर टाइम टेकन. W इलेक्ट्रिकल वर्क, वेयर यहाँ W क्या है, वेयर W क्या है, W है यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क, E इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड H हीटिंग इफेक्ट. अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटिंग इफेक्ट. तब आप ये कह सकते हैं W मीन्स इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और H. तो आप कह सकते हैं कि E इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी. आप E से भी डिनोट कर सकते हैं, W से भी डिनोट कर सकते हैं और H. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन और H सबका मतलब सेम होगा. तो E या H या W इक्वल टू P इंटू टी पावर इंटू टाइम. तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अभी हमने पढ़ाया था पावर का यूनिट क्या था, वॉट, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड. और हमने पढ़ा था वॉट इक्वल टू क्या था, जूल अपॉन सेकंड इज कॉल्ड वॉट इंटू सेकंड. सेकंड सेकंड कैंसिल, तो यूनिट क्या आएगी, जूल. तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या है, जूल है. एंड कॉमर्शियल यूनिट, और बिगर यूनिट, वॉट का बिगर यूनिट क्या होगा, वॉट, किलोवॉट. और टाइम सेकंड था, क्या हो जाएगा, किलोवॉट इंटू आर. याद रखिएगा कॉमर्शियल और बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवॉट इंटू आर. यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट क्या है, जूल. कैसे आया, अभी हमने पढ़ाया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वॉट एंड टाइम सेकंड, वॉट इंटू सेकंड एंड वॉट ऑल्सो नोन एज जूल अपॉन सेकंड इंटू सेकंड. तो हमें क्या मिला था, जूल मिला था. तो बिगर या कॉमर्शियल यूनिट, तो बिगर, वॉट का बिगर यूनिट क्या होगा, किलोवॉट, और सेकंड का बिगर क्या होगा, आवर. तो यूनिट क्या होगा, किलोवॉट आर. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवॉट आर एंड जूल, मेरे साथ देखिएगा. तो 1 किलोवॉट आर का मतलब क्या होगा, 1000 वॉट इंटू आर. और 1000 वॉट को लिख सकते हैं आप 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 1 आवर क्या होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड. सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तब क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 जूल. तो क्या लिख सकते हैं आप, 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6 जूल. हमने क्या कहा, 1 किलोवॉट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल. एक और बात ध्यान रखिएगा कि किलोवॉट आर इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम यूनिट के नाम से भी जानते हैं. जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है. यानी कि किलोवॉट आर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट. कहते हैं ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 यूनिट आया या 4 यूनिट आया है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस है, अगर 1 आवर चलाएंगे तो यूनिट कैंसिल कितना होगा, 1 किलोवाट आवर. यानी कि 1 किलोवाट का अप्लायंस अगर आपने 1 आवर चलाया तो यूनिट कंजम्पशन कितना होगा, 1 किलोवाट आवर. और 1 किलोवाट आवर ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट भी कहेंगे उसे. तो यानी कि आपका जो कंजम्पशन होगा कितना होगा, 1 यूनिट होगा. अभी इसके फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन में आपके साथ देखिएगा. अभी पिछले आपने यूनिट याद कर ही लिया था कि P इज इक्वल टू वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर. उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड करते हैं. अभी नोट कीजिए. अभी हमने याद किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू पी इंटू टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम. और ये भी कहा था हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें या इलेक्ट्रिकल वर्क डन और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन प्लेस ऑफ E आप W और H भी लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही होगा. नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अभी हमने याद किया था, याद होगा, P इक्वल टू वी आई, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वी आई इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. नेक्स्ट हमने याद किया था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट हमने याद किया था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर.
3 हम फॉर्मूले अभी हमने पिछले 2 मिनट पहले आपके साथ एक्सप्लेन किया है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ वी पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेजिस्टेंस और आई करंट फ्लो इन द सर्किट या अप्लायंस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी E क्या होगा, P इंटू टी। इन प्लेस ऑफ P आपने क्या पुट किया, वी आई पुट किया, तो क्या हो जाएगा वी आई टी। एंड E इक्वल टू इन प्लेस ऑफ P क्या पुट किया, आई स्क्वायर आर, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एंड E इक्वल टू इन प्लेस ऑफ P क्या पुट किया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तब हमें 3 फॉर्मूले और मिले। फर्स्ट E इज इक्वल टू वी आई टी, ये इक्वेशन नंबर 1। E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इक्वेशन नंबर 2। और E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, इक्वेशन नंबर 3। H इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, अभी एक्सप्लेन भी किया हमने। आउट ऑफ दीज 3 एक्सप्रेशन, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे हम, जूल्स लॉ एक्सप्रेशन। दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ एक्सप्रेशन। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी फाइंड दैट कि हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कितने टाइम तक आप हीट करते हैं उसको, यानी कि आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, या जो भी आपका मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस क्या है। हीटिंग इफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, द वायर्स बिकम हॉट, या जो एलिमेंट आपने यूज किया है उसमें वो हॉट हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल रूम हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जो किसका बना है, जो ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा हीट होगा। या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा एलिमेंट किसका बना है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने देखा होगा जितने भी हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। हमारा इन्वर्टर हो गया या और बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है, ये बना एक एलॉय यूज करते हैं टिन और लेड का। कौन सा है ये, टिन और लेड का एक एलॉय यूज करते हैं हम फ्यूज बनाने में। ये फ्यूज होता है हमारा। जैसे ये हॉट होगा या हीट होगा ज़्यादा तो ये ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा बीच में से। तो आपका जो घर में जब ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आती है तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, तो ये सेव करता है घर को फिर। बट नावेडेज वी यूज MCBs, हम MCB का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर और 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। आजकल हम MCBs का इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। मेरे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, और मन लगा के पढ़ाई